नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एएसएम के बारे में। एरिया सेल्स मैनेजर भी कहते हैं इसको और एरिया मैनेजर भी कहते हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री में इस पोस्ट की बहुत ज्यादा अहमियत है। काफी लोग जब ये पोस्ट पहली बार उनको मिलता है तो उनको ये अंदाजा नहीं लग पाता कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कंपनी उनसे क्या चाहती है और उनको क्या चीज करना चाहिए, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो अपने सीनियर से या पहले से जो कोई एएसएम है उससे इस चीज को पता करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्चुअल में कंपनी एएसएम प्रोफाइल से क्या चीजें चाहती है और एक एएसएम प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इसको हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो यहां पर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एएसएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहली जो पार्ट है उसमें एएसएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सभी कंपनियों की एक स्टैंडर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताने वाला हूं। दूसरे भाग में बताऊंगा मैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है तो एक एएसएम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको याद रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी एएसएम प्रोफाइल क्यों क्रिएट करती है और उस प्रोफाइल पर जो भी बंदा उनको आता है, जो भी वो हायर करते हैं, उससे उनकी क्या डिमांड रहती है, क्या चीजें रहती हैं, किस लिए एएसएम प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। एक कंपनी की नजर से मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर जो कंपनी की नजर से यह है कि कंपनी एएसएम प्रोफाइल से चाहती है कि उसकी जो पहले से सेल्स टीम है, यानी एक एएसएम है, उसको एक एरिया मिला हुआ है, उसके पास पहले से सेल्स टीम है, डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके बाद डिपो है, यानी जहां स्टॉक रखा जाता है। तो कंपनी ये चाहती है कि जो पहले से सेल्स टीम है उसको मैनेज करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसको मोटिवेशन देना है ताकि वो जो अपना सेल्स टारगेट है वो पूरा कर पाए। ठीक है, और ये सभी कुछ कंपनी के दायरे में रह के ही करना है। दूसरी चीज यह है कि दूसरा चीज जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी जो नेटवर्क है जहां से प्रोडक्ट बिकता है उस कंपनी का, तो नेटवर्क में जो ओल्ड लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, डीलर्स कह लीजिए, एसएस कह लीजिए, उनके साथ अपने जो रिलेशन है उसको स्ट्रांग बनाना है। और जहां भी लगता है कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना है ताकि बिजनेस और भी ग्रोथ कर सकता है, तो अपने हिसाब से अपनी टेरिटरी में आप नया डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं। यह भी कंपनी के हिसाब से ही होना चाहिए। तीसरी चीज यह है कि यहां पर जो आपका सेल्स टारगेट है, सेल्स और मार्केटिंग की जो भी आपकी रणनीति है, जो भी आपने अभी तक सीखा है या इंटरव्यू में जो भी उनको प्रेजेंट किया है, उस सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक से आप इस कंपनी का जो रिवेन्यू है, जो सेल्स पैटर्न है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, उसको अच्छा करें। यहां पर आपको सेल्स और मार्केटिंग की जितनी टेक्निक आप लगा सकते हैं जेन्युइन, वो लगा के कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्स टीम जो है इनकी पहले से, उसके जितने डे टू डे काम है, जैसे कि उसकी डीएसआर टाइम पे लेनी है, डेली लेनी है, उसकी पूरी तरह से ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग मतलब उसका पूरी तरह से हिसाब रखना है कि जो टीम है वो एक्चुअल में क्या वर्क कर रही है, आज कहां पर थी, कैसे क्या करना है, ये चीज। और जो टीम का टारगेट है, सेल्स टारगेट है, उसको सेटिंग करना है। उसकी जितनी बड़ी एरिया है, जितना अगर एरिया बहुत ही ग्रोथफुल है और वहां पर टारगेट कम दे रखा है तो आप उसको फाइनलाइज करिए, आप उसको फाइंड आउट करिए कि वहां पर कितना और टारगेट बढ़ना चाहिए और कहां पर घटना चाहिए तो आपको घटाना भी है। तो इस तरह से जो सेल्स टीम की परेशानी है, कम्युनिकेशन है, सेल्स टारगेट है, उसका टूर प्लान है, उसको ट्रैक करना है, ये सारी चीजें आपको ही करनी है, कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि आप उनके साथ टच में हैं,
आप उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, आपको डेली कम्युनिकेशन करना है, तो ये चीज चाहती है कंपनी। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये तो हो गई कि कंपनी ये चाहती है, और अब जब मैं एएसएम बना हूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जब पहली बार एएसएम बनते हैं तो पता नहीं चलता। वैसे तो जब हम छोटी पोजीशन पे रहते हैं और एएसएम के लिए तैयारी करते हैं तो हमें पता रहता है एएसएम बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन जब आप एएसएम बन जाते हैं, मार्केट में आते हैं, तब आपको एक्चुअल में आप ढूंढने लगते हैं कि आपको आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको सही से समझाना भी है। तो यहां पर जो सबसे पहले जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी सेल्स पर्सन की, चाहे वो एसआर हो, पीएसआर हो, एएसएम हो, आरएसएम हो, जीएम हो, उसकी सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और यहां पर एएसएम के मामले में ये ज्यादा होती है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कराना। प्राइमरी यानी कंपनी का जो माल है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर तक लाना ऑर्डर लगा के उसका, और जो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट है कंपनी का, जो डिस्ट्रीब्यूटर के यहां रखा हुआ है, उसको बेचना, वो सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को में ग्रोथ करना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी और सेकेंडरी चलती रहनी चाहिए और उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये करना है अपने को। ये कैसे कर लेंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप ही बता दीजिए कैसे कर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, प्राइमरी जो डिपेंड है वो सेकेंडरी पे डिपेंड है, ये तो आपने सुना होगा, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपने सुना होगा। लेकिन डिपेंड कैसे है, सेकेंडरी के लिए जो एएसएम होता है उसको भी एक इंडिविजुअल टारगेट लेके चलना है कि उसको भी सेल करनी है, और जो टीम है उसको भी सेल करनी है, उससे भी सेल करवानी है। ठीक है, जब ज्यादा सेल होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर का जितना भी माल रखा हुआ है, जितना प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो जल्दी से मार्केट में जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को और भी प्रेशर बढ़ेगा कि और नया माल मंगवाना है। तो नया माल मंगवाने के लिए उसे प्राइमरी करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेकेंडरी जब पूरा होगा तो प्राइमरी भी आपका पूरा हो जाएगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको मंथ का जो टारगेट है, ठीक है, मंथ का, क्वार्टर का, ईयरली का आपको टारगेट क्या है, टारगेट कैसे पूरा करना है, इसके लिए पिछले साल की जो सेल है वो डाटा आपको पूरा पढ़ना आना चाहिए। तभी आप जो मंथ है, क्वार्टर है और ईयरली है उसकी सेल्स प्लानिंग कर पाएंगे। एक तो सेल्स प्लानिंग हो गई जो पिछला डेटा है उसके ऊपर। इसके बाद आता है फोरकास्टिंग का। उसी डेटा में जब आप वो डेटा, एक तो डेटा बना लेंगे जो पिछले साल सेल हुई है, उससे आगे ग्रोथ करनी है, हर कंपनी ग्रोथ चाहती है तो आप ग्रोथ वाला डेटा बनाएंगे। एक फोरकास्टिंग अपनी तरह से भी करनी है। आपके पास 4 एरिया हैं और चारों में पिछले साल सेल अलग अलग हुई थी। ठीक है, अलग अलग हुई थी, डेटा पता नहीं कौन एएसएम था, क्या था क्या नहीं था। अब आपको उन चारों एरिया में बराबर तो उसकी टारगेट होगा नहीं, हर एरिया का अपना एक वैल्यू होता है, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू करके और टारगेट सेट करना है। तो आपको मंथली, क्वार्टरली और ईयरली टारगेट कितना है, टारगेट कैसे बनाना है, कितना होना चाहिए और कैसे पूरा करना है, ये आपको पूरी तरह से फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज है चैनल मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट तो आपका जो सेल्स टीम है वो है। दूसरा पार्ट ये है कि सेल्स टीम जिस चैनल के थ्रू मार्केट में उसको बेचेगी, मार्केट में सेल करेगी, वो हो गया चैनल, यानी वो आपके हो गए पार्टनर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर। एसएसबी, बहुत सारी कंपनी में एसएसबी होते हैं, बहुत सारी कंपनी में कंपनी का डायरेक्ट डिपो होता है। तो अगर डायरेक्ट डिपो नहीं है तो एसएसबी, ये जो आपका चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एसएस का जो नेटवर्क है, इसको आपको अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग इन द सेंस, जहां लग रहा है एरिया बहुत ग्रोथफुल है, वहां पर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दो जल्दी से, ठीक है, या उसको सुधार दो या रिप्लेस कर दो। तो इस तरह से आपको ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर को भी रखना है, उससे काम करवाना है। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी अपना चैनल चेंज करना है, ठीक है। दूसरा ये है, जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाने हैं। अच्छे रिलेशन रहेंगे तभी आपकी सेकेंडरी भी होगी
और तभी आपकी प्राइमरी भी होगी। ठीक है। इसके अलावा अगला जो स्टेप आता है वो है स्टॉक एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो पहले कॉस्ट मैनेजमेंट क्या चीज है दोस्तों? कॉस्ट मैनेजमेंट ये है कि जब हम सेकेंडरी कोई चीज कर लेते हैं, प्राइमरी में भी है सेकेंडरी में भी, दोनों जगह है। जैसे प्राइमरी में ये है कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के यहां आपका माल कंपनी का रखा हुआ है तो वो सही तरीके से रखा होना चाहिए, जो कंपनी के नॉर्म्स स्टैंडर्ड बोलते हैं, और हाइजीन रखे होने चाहिए, हाइजीन में। दूसरा ये है कि जो पुराना माल है वो मार्केट में पहले जाना चाहिए, जो नया माल है वो मार्केट में बाद में जाना चाहिए। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक भी करना है, देखते रहना है, ट्रैकिंग करते रहना है, और इस चीज को डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताना है, टीम को भी बताना है। दूसरी चीज ये है, जो मार्केट में चीजें हैं, जब आपकी सेल्स टीम जाती है तो वहां पर जो भी काउंटर पे प्रोडक्ट आपका लगा हुआ है, नई डेट वाला हमेशा पीछे होना चाहिए और पुरानी डेट वाला हमेशा आगे होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है, लड़ाई नहीं करनी है दुकानदार से या किसी चीज से भी। आपको जहां तक हो सके आप उसे आगे रख सकते हैं या दुकानदार को मतलब कन्विंस कर सकते हैं कि वो आगे रहे। तो इस तरह से जो आपका एक्सपायरी है, जो डैमेज है, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी कंपनी की कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है, आपके एरिया की। तो यहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट इस तरह से है। दूसरी चीज ये है कि जो सेल्स टीम का ट्रैवल प्लान है वो ऐसा फालतू का नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट मतलब केवल वो डीए टीए के लिए ही जा रहे हैं और मतलब होटल के लिए ही जा रहे हैं, वहां पर कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो ये आपको मैनेज करना है कि टूर प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। यहां से भी आप कॉस्ट बचा सकते हैं अपने एरिया की कंपनी के लिए। दूसरी चीज ये है स्टॉक। स्टॉक मैंने आपको बता दिया, एक्सपायरी का ध्यान रखना है, और जो नई डेट वाला है वो बाद में जाएगा, जो पुरानी डेट वाला है वो पहले बिकेगा। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बहुत जल्दी एक्सपायर होते हैं, उनका टाइम कम होता है, बहुत ज्यादा एक्सपायर होते हैं। तो बहुत सारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं, या रिटेलर या हॉकर्स जो बिक्की पे सामान लेके बेचते हैं, एक्सपायरी माल भी बेचते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो एक्सपायरी माल का उपयोग करती हैं अपने किसी प्रोडक्ट बनाने में। आपको यह ध्यान रखना है, आपको ढूंढ के निकालना है, और नियर टू एक्सपायरी यानी एक्सपायर होने से पहले उस चीज को कम ज्यादा में कंपनी से पूछ के उसको निकाल देना है, ताकि कम से कम कॉस्ट लगे कंपनी की। ठीक है, अगर नियर टू एक्सपायर है तो मार्केट में रुक जाएगा, एक तरह से रुकेगा स्टॉक, और डिस्ट्रीब्यूटर भी लेने से कतराएगा। तो उसके लिए आपको एक अलग चैनल देखना है, इस तरह के चैनल आपको डेवलप करके रखने हैं, ताकि आप उन चीजों को जल्दी से जल्दी कम प्राइस में भी निकाल सके, कंपनी से पूछ के, कंपनी से परमिशन लेके। तो ये हो गया स्टॉक एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कंपनी है तो वो 10 तरह की चीजें बनाती है। अब आपके एरिया में क्या चीजें ज्यादा बिकती हैं, क्या चीजें कम बिकती हैं, उसी तरह से आपको कंपनी से ऑर्डर करना है, ताकि वो माल एसएस के पास उतना ही पहुंचे या डिपो में उतना ही पहुंचे, ताकि आपके यहां ज्यादा एक्सपायरी ना हो। आपकी जो सेल्स ग्रोथ है उसको देखते हुए प्लानिंग करनी है, और उसी तरह से स्टॉक आप कंपनी से भी मंगाना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों यहां पर यह है एलोकेशन ऑफ गिवन मैन पावर एंड टूर प्लानिंग। तो टूर प्लानिंग मैंने पहले बता दिया कि टूर प्लान ऐसा बनाना है आपको कि आपका जो एरिया है, जब आप अपना बनाएंगे तो आपका जो एरिया है वो पूरी तरह से कवर हो। ज्यादा ग्रोथ वाला एरिया या ज्यादा फ्रूटफुल एरिया जो है उसमें थोड़ी विजिट ज्यादा, और कम फ्रूटफुल वाले एरिया में या जहां पर आपको लगता है ज्यादा जाने से भी वहां का इतना ग्रोथ नहीं है तो उसको थोड़ा सा कम करके रखना है। इसी तरह से अपनी टीम का भी करना है, जहां पर जरूरत है वहीं जाना है, और सारी टेरिटरी कवर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्लान एंड एग्जीक्यूट सेल्स मीटिंग। आपको हर मंथ में एएसएम की जिम्मेदारी बनती है कि हर मंथ में उसको टीम की मीटिंग रखनी है, एक दिन की। काफी सारी कंपनी अलाउ करती हैं, काफी सारी कंपनी अलाउ नहीं करती, लेकिन ये आपको देखना है कि आपको वो मीटिंग कैसे करनी है। कम कॉस्ट में भी कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं करती तो आप इतनी परमिशन ले सकते हैं कि आप सारी सेल्स टीम को एक दिन एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो एसएस पॉइंट हो, चाहे वो आपका डिपो हो, या कहीं भी पार्क में कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं करती। मोस्टली कंपनियां अलाउ कर देती हैं, तो आपको मीटिंग करनी चाहिए, और उसमें सेल्स रिव्यू
मार्केट की जो भी परेशानी है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है उसी मीटिंग में, और उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर को देनी है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग ओल्ड एंड न्यू सेल्स टीम। तो यहां मैंने पहले ही बता दिया कि ओल्ड जो टीम है, पहले से जो टीम है, उसको ट्रेन करना है, उसको सिखाना है, उसको कहीं भी परेशानी आती है तो अपना एक उदाहरण पेश करना है, उस चीज को कैसे हम मार्केट में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज से आए हुए हैं। इसके अलावा भी जहां भी लगता है कि हमें न्यू हायरिंग करनी है तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है, पहले से ही इंटरव्यू रखने हैं, पहले से ही काफी लोगों के टच में रहना है, ताकि जैसे ही पोजीशन खाली हो आप वहां पर वैकेंसी फिल कर पाए। यहां पर रेगुलर रिव्यू सेल्स टीम डाटा एंड क्रिएट रिपोर्ट फॉर सीनियर लेवल ऑफिसर। दोस्तों आपको अपनी टीम से डेली रिपोर्टिंग करनी है, चाहे वो फोन के थ्रू हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, आपको डेली रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग लेनी है उनसे, रिटर्न में भी लेनी है। कई कंपनियां डीएसआर देती हैं, वो रिटर्न फोटो ले सकते हैं आप उनकी खींच के। इस तरह से जितना भी डाटा इकट्ठा होता है पर डे का, वो अपने सीनियर और हेड ऑफिस को सेंड करना है उसी दिन। अगर उसी दिन करेंगे तो आपके लाइफ में ज्यादा तरक्की होगी और आपके धीरे धीरे चर्चाएं आपके बारे में ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये चीज करना है, और डेली करेंगे तो आपकी टीम भी डेली करेगी। तो ये रिपोर्टिंग सीनियर लेवल तक होनी चाहिए, लेने से लेके देने तक। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे जो सेल्स टीम होती है वो अपनी पॉलिसी चलाने लगती है और कंपनी की पॉलिसी भूल जाते हैं। तो कंपनी जो कहती है उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी ग्रोथ के लिए कंपनी के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। वो चीजें बहुत माइनर होती हैं, उस चीजों की छूट होती है। ठीक है। रिटर्न में छूट नहीं होती लेकिन होती है। लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसी हैं, वो नीचे लेवल तक, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के लेवल तक, दुकानदार तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, पहुंचनी चाहिए और उस चीज को अपनी टीम और खुद फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मार्केट इंटेलिजेंस। एक एएसएम का मतलब सेल्स तो सेल्स ऑफिसर भी कर लेगा, एसआर भी कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का भी कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर लेगा, लेकिन एक एएसएम सेल्स के अलावा और क्या कर सकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट इंटेलिजेंस। ये एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। मार्केट इंटेलिजेंस में सीधी सीधी परिभाषा बनाता हूं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ, मार्केटिंग, उसके क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर और मार्केट में जो चल रहा है, एफएमसीजी मार्केट में, रिलेटेड टू मार्केट जो है, वहां पर कौन सा कॉम्पिटिटर आगे ग्रोथ बढ़ने के लिए क्या करने वाला है, क्या लॉन्च करने वाला है, क्या स्कीमें आने वाली हैं, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, किस तरह से वो सेल्स को कर रहा है, किस तरह से वो प्राइमरी सेकेंडरी करता है, दूसरी कंपनियों का भी ध्यान रखना है। और उसका जो डेटा है वो अपने सीनियर और हेड ऑफिस से शेयर करना है टाइम टू टाइम। ये कोई मांगता नहीं है और ना ही कोई आपसे कहेगा कि आप ये करो, आपको ये करना है। और इंस्टेंट कोई भी आपका सीनियर आपसे कुछ पूछ सकता है कि भाई मुझे कैडबरी का जो छोटा वाला पैक आता है उसका रिटेलर मार्जिन क्या है, उसका तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं और आपका इंस्टेंट आपके पास रिप्लाई होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। जवाब कब होगा? जब आप मार्केट इंटेलिजेंस पूरी अच्छी तरीके से करेंगे, या उनके पूछने से पहले अगर उनको आप ये डेटा देंगे तो भी आपकी जो जॉब रिस्पॉन्स, एक तो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी और एक आपका जो ग्रोथ है कैरियर में वो भी आगे पहुंचेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आगे निकल जाएगा और आप अपनी जो सेल्स है, टारगेट है, उसको कुछ दिन बाद पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम तक पूरा कर लेंगे लेकिन आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी। और एएसएम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर उसे आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो उसे अगर आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा कि एक एएसएम की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और कंपनी उससे क्या चाहती है। अब मैं इस एक स्लाइड में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो एएसएम होता है उसको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या उसको करना चाहिए। ठीक है,
ये कंपनी उसे नहीं कहती, कोई भी सीनियर नहीं कहेगा, लेकिन ये उसको करना चाहिए, तभी वो अपने जो एएसएम का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से निभा पाएगा। तो दोस्तों यहां पर पहली चीज है कंप्लीट योर टारगेट। यहां पर ये है सेल्स लाइन में, एफएमसीजी मार्केट में आपको अपना टारगेट पूरा करना है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब ये नहीं है कि आपसे एक दिन में ही कहा जा रहा है कि आप आज ही टारगेट आपको पूरा करना है। आपके पास एक महीना था, आपके पास एक साल है, आगे के 4 महीने बाद जो आपको टारगेट करना है, आपके पास 4 महीने हैं। अब आपको इसमें प्लानिंग करनी चाहिए कि चौथे महीने में जो टारगेट है उसको मैं कैसे करूंगा। ये सारी चीजें आपको मार्केट इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, दूसरी कंपनियों की जो स्ट्रेटेजी है उसको चेक करेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा और आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। अपने सेल्स टीम का बैकअप रखेंगे, यानी बैकअप का मतलब होता है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स टीम से कांटेक्ट होना चाहिए कि अगर आपका टीम कोई जाता है, कोई आता है, तो आप और जगह से अरेंज कर पाए। दूसरा चीज ये है कि बैकअप योर टीम। दोस्तों यहां पर बैकअप ही काफी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी अब जो जॉब है एएसएम की है। आपके पास सेल्स जो है एसओ और एसआर की और डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के हैं उनकी कम से कम कुछ लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जो आपके कहने पर आपको ज्वाइन कर लें। आपको उनका फीडबैक पता हो कि ये अच्छा बंदा है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो आपके पास एक टीम तैयार होनी चाहिए। आपका जो सीनियर है वो ये चाहता है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का। आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बहुत सारे होने चाहिए। जिस कंपनी में, जिस प्रोडक्ट में आप एएसएम हैं, ये आपका सीनियर चाहता है, ये आपकी कंपनी चाहती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी से रिलेशन बना के रखना है, आपको एक डेटा रखना है तैयार, फोन नंबर, लोकेशन, क्या काम करता है, कितना उसका आरओआई है, फलाने डिस्ट्रीब्यूटर का कितना उसकी कैपेसिटी है, बनेगा नहीं बनेगा, ये सब चीजें आपको एक बैकअप प्लान के तौर पर रखना है। अब जो चौथी चीज है ये है डीएसआर और रिपोर्टिंग। दोस्तों आपको डेली रिपोर्टिंग लेनी है अपनी टीम से और रिपोर्टिंग देनी है अपने सीनियर और एचओ को। ये मेल के रूप में भी हो सकती है, एक्सेल के रूप में भी हो सकती है, व्हाट्सएप के रूप में भी हो सकती है। आपको डेली रिपोर्टिंग करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, और डेली रिपोर्टिंग लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये हर सीनियर चाहता है कि आप रिपोर्टिंग में पक्के हो। इसके बाद ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, काफी लोग मिस कर देते हैं, आपको डेली सुबह और शाम अपने सीनियर से बात करनी है, मार्केट स्टार्ट होने से पहले और मार्केट खत्म होने के बाद। अपनी पूरी टीम के बारे में प्लानिंग उसे बताइए, अगर वो सुनना चाहता है तो, टाइम है तो, ठीक है। और शाम को आपने उस दिन क्या किया, अगले दिन की क्या प्लानिंग है, ये आप शाम को उससे कॉल जरूर करें। टेलीफोनिक जरूर होना चाहिए क्योंकि आजकल फोन सबके पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप तब भी बात करिए और उनसे परमिशन ले लीजिए कि मैं आज नहीं बता पाऊंगा, मैं कल बताऊंगा। यह कम्युनिकेशन हमेशा अपने सीनियर एचओ से होना चाहिए, अपनी टीम से होना चाहिए। तो ये विदाउट फेल करना है, डेली रिपोर्टिंग लेनी है और देनी भी है। तो ये चीज जो इस स्लाइड में मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इसे मिस कर देते हैं। तो मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, टारगेट किसी भी कीमत पे पूरा करना है। दूसरा यह है कि बैकअप करना है अपनी टीम का और बैकअप करना है डिस्ट्रीब्यूटर, एसएस और डीलर्स का। इसके अलावा रिपोर्टिंग में पक्के होने चाहिए। एक्सेल नहीं आता तो सीख लो, पावर पॉइंट नहीं आता तो सीख लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे टारगेट पूरा करना है वैसे ही रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी पूरा करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि एनी हाउ टारगेट कैसे पूरा होगा। दोस्तों अगर आपने अभी कंपनी ज्वाइन करी है तो पहले महीने आपसे कोई नहीं पूछेगा, दूसरे महीने भी थोड़ा कम पूछेगा, तीसरे महीने जरूर पूछेगा, क्योंकि जो तीसरे महीने का जो टारगेट है उसके लिए आपने ऑलरेडी मार्केट में 2 महीना गंवा दिया, यानी आपके पास 3 महीने थे जो तीसरे महीने का टारगेट है। तो आपने तब भी पूरी प्लानिंग नहीं करी, चाहे वो टीम लेवल की प्लानिंग हो,
चाहे अपनी इंटेलिजेंस लेवल की प्लानिंग हो, चाहे मार्केट की प्लानिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बदलना था तो बदला क्यों नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना था तो चेंज क्यों नहीं किया, टीम चेंज करनी थी चेंज क्यों नहीं किया। ये आपका डिसीजन है, आपको सुधारना है, आपको करना है और किसी तरह से भी टारगेट पूरा करना है। कंपनी इसीलिए करती है। काफी लोग सोचते हैं कि कंपनी मुझसे आज 1 महीने टारगेट नहीं हो तो ऐसा बोला, वो 1 महीने का नहीं करती, वो देखती है आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगली बार मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।